दोस्तों नमस्कार। माँ भारती के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज स्टेट रीट की पीवाईक्यू सीरीज़ में हिंदी का 11वां पार्ट आज हल करेंगे और ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं पीछे, वो रीट हो, स्टेट हो या सीटेट हो। तो ध्यान से देखना। पहला प्रश्न हमारे सामने रहेगा, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? साहस शब्द पूछा है, नीचे ऑप्शन दे दिए। अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साहस। साहस जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब यहाँ ये होता कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहसी थी, ये होता तो तब कौन सा ऑप्शन होता? तब इसमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं होता और वो ऑप्शन होता प्रविशेषण। अदम्य साहसी थी। प्रविशेषण क्या होता है? मैंने बताया भी था एक बार कि जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए कि भाई साहसी कैसी। अब ये अपने आप में साहसी जो विशेषता विशेषण हो गया था ये, और इसकी भी जो है विशेषता बता रहा है अदम्य, तो उस समय जो है प्रविशेषण हो जाता। लेकिन अब साहस जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा रहेगा। क्रिया विशेषण तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो रहेगा। गुणवाचक विशेषण वही उसमें विशेषण का एक भाग है, ये भेद है। अव्यय यह विकारी शब्द है तो ये नहीं, इसमें भाववाचक संज्ञा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौमूत्र ऐसा रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प छांटिए। उपचार में भी उपयोगी है, तो भी जो है रेखांकित पद है इसमें। तो देखो इसमें कारक चिन्ह, क्रिया, अव्यय, समुच्चय बोधक। तो इसमें कारक चिन्ह तो है नहीं, कारक चिन्हों में तो कौन सा भी नहीं आता। इसमें 8 कारकों में से कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी इसमें नहीं आता। क्रिया, क्रिया भी नहीं है। क्रिया खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, ये क्रियाएं हैं, क्रिया भी नहीं है। अव्यय, ये अव्यय है। अव्यय जो अविकारी होता है, जिसमें अविकारी का मतलब जिसमें विकार पैदा ना हो, लिंग वचन कारक काल के कारण जो ना बदले, तो ये अव्यय हो जाएगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक भी नहीं है। तो ये जो है समुच्चय बोधक वैसे अविकारी का ही बहुत भेद है, एक अव्यय का ही, लेकिन ये नहीं आएगा, इसमें अव्यय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण का मतलब गलतियों से युक्त, वो एक है या और कौन सा भी है, देखते हैं। तो देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सही है ये। सरल वाक्य जो है एक उद्देश्य और एक विधेय से बनता है। उद्देश्य और विधेय जो है ये वाक्य के अंग होते हैं 2। नेक्स्ट देखिए, वैसे हाँ, ये वैसे तो परिभाषा के रूप में ऐसे ही बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। 2 उद्देश्य हो सकते हैं, एक विधेय हो सकता है, और एक से ज़्यादा विधेय भी हो सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण जो है ना, जब ग्रामर का पार्ट करवाएंगे इसका, वाक्य का, उस समय करवाएंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है। पूरी ग्रामर जो है, पूरा हिंदी व्याकरण 0 लेवल से उठाएंगे दोस्तों इस स्टेट के पेपर के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, बिल्कुल एक एक चीज़ का विश्लेषण और गहनता से करवाया जाएगा, बहुत ही गजब तरीके से। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। ये भी सही है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और उनको जो है और, तथा, अथवा, या इनसे जोड़ा जाता है। ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये भी सही है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान मतलब मुख्य, और दूसरे और कोई जो है अन्य उपवाक्य उस पर निर्भर होते हैं, अर्थात उनका उस वाक्य के बगैर, मुख्य वाक्य के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वाक्य अधूरा है, वो होता है आश्रित वाक्य। नेक्स्ट है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ये गलत है भाई।
वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनते, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ये त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्दों के अर्थ का सही क्रम है। अब इसमें 3 बार पर आया है। इसने पूछा है कि उनके जो है ना सही मतलब कौन कौन से अर्थ हैं और उनका सही क्रम क्या है। तो देखिए, घोड़े पर बैठकर आया, पर का मतलब ऊपर, घोड़े के ऊपर। अब आया, पर किले का दरवाजा बंद था, पर एक ही आ गया, इसका मतलब हो जाएगा लेकिन या किंतु। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर। अब यहाँ इसका चिड़िया पर का मतलब है पंख। तो ये देखते हैं इसमें कौन सा है। पहला बनेगा ऊपर, दूसरा बनेगा लेकिन या किंतु, और ये पंख। तो देखते हैं, किंतु नहीं है, किंतु दूसरे नंबर पर आएगा। ऊपर, ऊपर पहले नंबर पर है, हाँ सही है। पंख नहीं, पंख तीसरे पर आएगा। पंख नहीं, पंख तो लास्ट में आएगा। ऊपर किंतु पंख, ये सही है भाई, किंतु में लेकिन, ऊपर किंतु पंख, ये सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। भाषाई रूप का मतलब जैसे भाई तत्सम तद्भव देशज विदेशज, जो ये शब्द हैं वो बताने इसमें। विदेशी हैं, देशज हैं, तत्सम है, तद्भव है, कौन से हैं। तो इसने 3 ही पूछे हैं, विदेशी विदेशी विदेशी, विदेशी देशज देशज। तो ये जो है तीनों ही जो शब्द हैं ये विदेशी रहेंगे। ग्रेनाइट, संगमरमर था नवाजा। अब जय के नीचे देखो, ये जय के नीचे, जय के नीचे ये एक हल्की सी बिंदु दिखाई दे रहा है आपको। इसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। और इसकी पहचान ये होती है कि मतलब ये विदेशी शब्द के पीछे के ही लगता है। जो ये लगता है जय, गय, और इनमें कुछ एक वर्ण है ये, इनके नीचे जो लगता है उसका मतलब विदेशी शब्द है ये। तो इसमें विदेशी, विदेशी और विदेशी तीनों ही विदेशी हो जाएंगे इसमें। और इसकी एक ट्रिक और भी हो जाएगी जैसे इसी की, क्योंकि ये जिसको पता है कि ये जय के नीचे नुक्ता जो लगा हुआ है विदेशी है, तो यहाँ आखिर में विदेशी यही है। तो ये दोनों विदेशी अपने आप हो गए। देशज का मतलब तो जिनका स्रोत का पता नहीं वो देशज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा। तो ईहा, ईहा तो नहीं है। ईहा तो पर्यायवाची है इच्छा, कामना, लालसा, चाह, तृष्णा, इनके हैं। आपगा, आपगा भी नहीं है। आपगा तो ये नदी का पर्यायवाची है, नदी, त्रिंगणी, तटिनी, सरिता। शिला, शिला ये पत्थर का है, चट्टान, पत्थर और चट्टान। अबला ये हो जाएगा इसका डी पार्ट, डी ऑप्शन, स्त्री का पर्यायवाची अबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्याचार में उपसर्ग पूछा है कौन सा है। तो अत नहीं है। अति, अति उपसर्ग है भाई, अति। और ये मैंने एक बार पहले बताया, शायद ये रिपीट हुआ है प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट हुआ है अपने ही क्लास में, पहले बताया हुआ और इसका विश्लेषण भी किया था कि कैसे इसमें कैसे हुआ। ये यण संधि में दे दिया इसका अति प्लस आचार, और इसका विश्लेषण करेंगे कैसे हुआ ये। क्योंकि ती से ई बाहर आ गई, ती से ई बाहर निकल आई, और फिर ये बच गया आधा तय, आधा तय बच गया। अब इसका कैसे हो गया, इसका ये बन गया इस प्रकार से, ऐसे। अब आगे यूं का यूं बनेगा ये आ, चा और रे। अब इसका विश्लेषण कर दो। जब आधे व्यंजन के बाद, हलंत व्यंजन के बाद यदि स्वर है तो स्वर उस व्यंजन में आ जाता है। तो अब इसका कैसे बन जाएगा, ए, हाँ सॉरी, ये इसका जो है इसका बन गया ये। क्या है नियम होता है यण संधि का कि यदि ई या बड़ी ई के बाद यदि उसके आगे भिन्न स्वर आ जाए तो उसका यह बन जाता है। ये बन गया इसका अत, और यह आधा और
आचार है। तो कैसे बन जाएगा, आधा तय बच गया था, यह के तुरंत बाद आ है और इसको ये आ इसमें आ जाएगा, पूरा कर देगा अत्याचार। तो इस प्रकार से इसमें अति उपसर्ग है। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भावाचक संज्ञा है। भावाचक संज्ञा पूछिए। अपनी, नहीं, ये तो जो है सर्वनाम हो गया। अवसर, ये भी जो है ना वैसे ही शब्द होगा कोई। दया, दया हो जाएगी इसमें। यह सर्वनाम है। दया हो जाएगी इसमें भावाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय पूछा है। तो वेग, नहीं। फुर्तीला, फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ भाई। फुर्ती प्लस ईला, फुर्तीला, ये ईला प्रत्यय है इसमें। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अनाथ, उमड़, ये अपने आप में रूढ़ शब्द हैं। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा मनोविकार। विकार का मतलब विसंगति। तो मन से विकार, नहीं। मन से विकार, यहाँ मन से कर्ण तत्पुरुष है। कर्ण तत्पुरुष तब आता, यहाँ होता मन विकृत। तो मन से विकृत तभी होता, ये नहीं आएगा। मन और विकार, नहीं, ये द्वंद्व समास का दे दिया इसने, नहीं बनेगा। मन का विकार, ये बन जाएगा मन का विकार, यानी कि मन की विसंगति, मन के द्वारा विकार, ये तो वैसे ही दे दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। हमें स्वराज्य मिल गया, तो इसमें हमें स्वराज्य मिल गया यानी कि मिल चुका है, पीछे की बात हो चुकी है। तो ये तो पता हो गया कि ये भूतकाल है। तो भूतकाल का कौन सा भेद है, सामान्य भूतकाल, ये सामान्य भूतकाल ही हो जाएगा। संभाव्य भविष्यकाल, इसमें तो जो है ना भविष्यकाल आगे आने वाले समय के रूप के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, एक संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज रेखा आए, इस प्रकार से। संभाव्य भूतकाल, ये बिन संभाव्य भूतकाल तो होता ही नहीं, ये तो वैसे दे दिया इसने। आगे अर्थ वर्तमान काल, ये वर्तमान काल नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग पूछा है इसमें। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के लिए मैंने एक बताया था कि उसको वाक्य में प्रयुक्त करके देख लो, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मनोवृत्ति, नहीं, मनोवृत्ति तो जो है स्त्रीलिंग है। कैसे करेंगे कि उसकी मनोवृत्ति खराब है, उसकी, ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसका मनोवृत्ति खराब है। तो ये स्त्रीलिंग है। जीविका, ये भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि वह अपनी जीविका चलाता है। अपनी, ऐसे थोड़ी ना होगा कि वह अपना जीविका चलाता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। बैठी, वह महिला बैठी थी, नहीं, स्त्रीलिंग है। स्वप्न, ये स्वप्न है, उसे रात को स्वप्न आया था, तो ये स्वप्न जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या है। परिणत, परिणत शब्द का मैं बता दूं, इसका परिणत शब्द का के दो अर्थ होते हैं। परिणत का मतलब होता है एक तो चारों ओर से घिरा, चारों ओर से घिरा, सॉरी, हाँ, चारों ओर से घिरा हुआ होता भी होता है। परिणत का मतलब झुका हुआ भी होता है, और परिणत का मतलब होता है एक बदला हुआ रूप या रूपांतरित। तो इसके तीन अर्थ होते हैं। और एक होती है परिणति। परिणति का मतलब तो वो तो अलग ही है, कोई भी ये विशेष कोई पक्षी का नाम होता है, चिड़िया का नाम होता है, अति जो सुंदर चिड़िया होती है, पक्षी होता है, वो होता है। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या, विनम्र, नहीं। विवाहित, विवाहित, इसने वो दे दिया इसने परिणय, कि जैसे जो है ना दुल्हा दुल्हन परिणय सूत्र में बंधे, वो नहीं है ये। रूपांतरित, ये हो जाएगा इसका रूपांतरित। विनीत, ये नहीं, ये तो झुका हुआ होता है, झुका हुआ। इसके इसने तो इसका जो है शब्द का अर्थ बता दिया इसने। वैसे दोनों दे रखे हैं इसने, लेकिन गद्यांश के अनुसार पूछा है इसने। गद्यांश के अनुसार जो है पूछा है, पहले गद्यांश है उसमें भी पढ़ेंगे तो जो है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें जो है इसका रूपांतरित ही है। गद्यांश वैसे हमने यूँ नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें जो है ना इसमें सिर्फ व्याकरण के ही प्रश्न थे, तो ये हल कर लेंगे वैसे ही। ये हो गया। हाँ, मनोवृत्ति शब्द का रूप बहुवचन है। मनोवृत्ति, इसका बहुवचन क्या होगा, तो मनोवृत्तों, नहीं, मनोवृत्तियाँ, ये हो जाएगा इसका। मनोवृत्तियाँ,
इसका बहुवचन रूप हो जाएगा मनोवृत्तियाँ, ये तो वैसे ही दे रखे हैं। दूषित शब्द का अर्थ है, दूषित का अर्थ तो क्या होगा इसका, दोष युक्त। आगे देखते हैं, दोष रहित नहीं, दोष से रहित होगा तो अलग, ये अलग का बहुत कर रहा है। दोष मुक्त नहीं, दोष से विरक्त नहीं, दोष युक्त होता है ये दूषित का मतलब, जिसमें दोष हो, जो दोष से युक्त हो। नेक्स्ट देखिए, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। अब ये थोड़ी देर पहले हमें बताया गया था, इसमें पूछा गया था प्रश्न किस प्रकार, कौन सा था वो। तो इसके वाक्य के मुख्यतः जो है दो अंग होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है। इसने इसका जो है अर्थ दे दिया लोकोक्ति का, और वो लोकोक्ति पूछी है कि कौन सी है। एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, वो चीज़ थोड़ी हो और उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो, तो एक अनार 100 बीमार, यही हो जाएगा इसका। इसका ये भी हो सकता है कि वस्तु एक और चाहने वाले बहुत, सैकड़ों हजार। आधा तीतर आधा बटेर, ये भी नहीं होगा इसका। ऊंची दुकान फीके पर, ये भी नहीं होगा। ये तो ये होता है कि जो मतलब दिखावा ज़्यादा और गुणवत्ता कम। 9 कनौजिया 13 चूल्हे, ये इसका अर्थ होता है कि जैसे अलगाववाद की स्थिति होना। तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। घास काटना, तो घास काटना ये आमतौर पर बोला जाता है कि घास सा काट दिया, तो जो है इसका मतलब होता है कठिनतापूर्वक कार्य करना नहीं। गैर जिम्मेदार होना, ये भी नहीं होगा। कुछ बेअसर होना, ये भी नहीं है। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। और इसका एक यदि यहाँ यह होता कि घास कटना, घास कटना, तो यहाँ इसका अर्थ हो जाता कि जो है कुछ भी समझ में न आना, कुछ भी पल्ले न पड़ना। तो ये प्रश्न थे साथियों आज। उम्मीद करता हूँ कि ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ से जो है आज प्रश्न जो करवाए हैं, इसमें से जो है ना बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं पीछे। 4-5 प्रश्न तो जो हमने कक्षा करवाई हैं उनमें ही रिपीट हो चुके हैं, और भी मैंने जो है ना जो दिए हैं पेपर बहुत सारे, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, वहाँ से रिपीट हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए। जो साथी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।